हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय भौतिक विज्ञान और पाठ 11 चल रहा है, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। वीडियो के इस पार्ट में हम मानव नेत्र से जो अगले टॉपिक हैं वो पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने मानव नेत्र पढ़ा था और मानव नेत्र के पाठ और चित्र के बारे में समझा था। अगले जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो समझन क्षमता। इस चैप्टर में जो क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं वो समझ लेते हैं। पहली बार समझन क्षमता, निकट बिंदु, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दूर बिंदु, नेत्र दंड और शंकु दंड, ये दो प्रकार के होते हैं, बेलनाकार और शंकुआकार। इनके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे और इनके एग्जाम्पल लेंगे। फिर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, अपवर्तन के आधार पर। केवल आपके सिलेबस में केवल अपवर्तन के आधार पर ही दोष हैं, उसके अलावा भी कुछ दोष और होते हैं, बहुत शॉर्टकट में पढ़ेंगे। वर्णांतता, अबिंदुकता और मोतियाबिंद। फिर टॉपिक एक इस पार्ट का जो है एक अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले जो टॉपिक है वो केवल मानव नेत्र से संबंधित टॉपिक आएगा। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक जुड़ जाएगा प्रिज्म। पहले ये चैप्टर अलग अलग होते थे, किंतु इस बार मतलब जब से कोर्स चेंज हुआ है तब तक आपके ये 3 चैप्टर मिला करके बना दिए गए हैं। इसमें टॉपिक जुड़ जाएगा प्रिज्म का। फिर प्रिज्म के लिए विचलन की बात करेंगे, अल्पतम विचलन की बात करेंगे, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक के सूत्र की बात करेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, रंगों का स्पेक्ट्रम क्या होता है वह पढ़ेंगे, अपवर्तनांक का कारण क्या होता है ये टॉपिक आएगा। इंद्रधनुष, जो वायुमंडल में जो हमारे विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जैसे इंद्रधनुष होता है, ठीक, टिंडर प्रभाव है और तारों को टिमटिमाना है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों बनाया जाता है, और सुबह उठते हुए जब हम सूर्य देखते हैं और सिर्फ शाम को हम सोने से पहले जो सूर्य हमारा अस्त होता है अर्थात सूर्योदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो सूरज लाल होता है, उस घटना की बात करेंगे। अब इन टॉपिक को हमारे सिलेबस में समावेश किया हुआ है। अब देखते हैं, पहले पढ़ते हैं समझन क्षमता। बच्चों, मैंने मानव नेत्र आपको पढ़ाया था और मानव नेत्र को मैंने एक टॉपिक उसमें भी समझन क्षमता के बारे में बताया था। इसे बोलते हैं अकोमोडेशन पावर। मतलब हमारे जो मानव नेत्र लेंस की जो मांसपेशियां होती हैं, जिसकी जैसे लेंस हमारा लटका हुआ होता है मांसपेशियों में, उनको हम सिलेरी सेल्स कहते हैं। ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि लेंस की फोकस दूरी को कुछ हद तक कंट्रोल करती हैं, अर्थात आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकती हैं, क्योंकि लेंस बहुत लचीला होता है। इस लेंस को हम क्रिस्टलीय लेंस या प्रोटीन पदार्थ का बना द्वितल लेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसी गुण के आधार पर किस आधार पर कि लेंस के या क्रिस्टलीय लेंस के या मानव नेत्र लेंस के निकट या दूर की वस्तु के से चलने वाले प्रकाश किरणों को अपने आप ही स्वतः इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना कि वह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाए। इस क्षमता को ही या इस एबिलिटी को ही हम समझन क्षमता कहते हैं। और इस समझन क्षमता में मानव नेत्र लेंस की जो मांसपेशियां हैं, जिसे पक्षमावी पेशियां भी कहते हैं, जो सिलेरी मसल्स या सेल्स कहते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब बात करते हैं समझन क्षमता के साथ साथ हमारे नेत्र के लिए कौन कौन से ऐसे 2 बिंदु हैं जिसके कारण हम वस्तुओं को देखने में सहायक होते हैं। 2 बिंदु की बात करेंगे हम, निकट बिंदु और दूर बिंदु। हमारे दृष्टि क्षेत्र में 2 बिंदु होते हैं, एक निकट बिंदु, एक दूर बिंदु। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में थोड़ी रुक के बात करेंगे। पहले हम निकट बिंदु, दूर बिंदु की बात करते हैं। बच्चों, स्वस्थ मनुष्य के लिए अर्थात स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु जो होता है वो सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के नाम से जाना जाता है। यह इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र से इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर मानी गई है और इस बिंदु पर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनता है। मैं यदि इस बिंदु को आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास एक नेत्र गोलक है और इस नेत्र गोलक में हम ये कहेंगे कि ये नेत्र गोलक हमारा बिल्कुल रेटिना के लिए हमने इसको शो किया है। पीछे ये रेटिना है और यहाँ पर हम जो है हम जानते हैं मानव नेत्र का सम्मुख भाग कुछ उभरा हुआ होता है, ठीक। यहाँ पर हम एक लेंस दिखा देंगे, द्वितीय लेंस बनाएंगे तो अगला हिस्सा कुछ उभरा हुआ और पिछला कुछ थोड़ा सा कम उभरा हुआ लेंगे, अर्थात वक्रता त्रिज्या में अंतर ले लेंगे और ये आपका कॉर्निया बन गया, ठीक। ये लेंस से आ गए। और जैसे ही हम निकट बिंदु की बात करते हैं तो निकट बिंदु हम एन से शो कर रहे हैं और इससे से चलने वाली प्रकाश किरणें जब हमारे लेंस पर अपवर्तित होंगी अर्थात यहाँ से गुजरेंगी तो ये किरणें सीधे स्वस्थ
नेत्र लेंस के लिए या स्वस्थ मनुष्य के लिए सीधे रेटिना पर फोकस हो जाएंगी और वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बनेगा रेटिना पर। ओके, तो ये आपको निकट बिंदु की मैंने धारणा बताई, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दूर बिंदु की, तो इसी में दूर बिंदु में दिखाना चाहता हूं। तो दूर बिंदु क्या होता है? तो दूर बिंदु होता है अनंत, अर्थात स्वस्थ मनुष्य अपनी आंख से अपने नजदीक से लेकर दूर तक जहां तक वह देख सकता है वस्तुओं को निहारता है, देखता है, इस बिंदु के हम दूर बिंदु के नाम से जानते हैं। और दूर बिंदु से अर्थात अनंत बिंदु से आने वाली किरणों को हम समांतर रेखा नापते हैं या लेते हैं। तो हम यहाँ पर अनंत बिंदु के लिए या अनंत स्थिति के लिए एक समांतर रेखाएं ले लेंगे और ये समांतर रेखाएं हमारे लेंस की ओर चलेंगे, मानव नेत्र लेंस की ओर। और जब ये किरणें हमारे लेंस पर टकराएंगी अपवर्तित होकर के, तो सीधे हमारे कहाँ पहुँचेंगी? रेटिना पर दोबारा से फोकस हो जाएंगी। ठीक है, और इस प्रकार से ये पूरा वर्णन आपका निकट बिंदु और दूर बिंदु के लिए हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि निकट बिंदु से चलने वाली किरणें और दूर बिंदु चलने वाली किरणें किस प्रकार से हमें दिखानी होती हैं। ये अनंत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, डॉट डॉट पीछे को बहुत दूर दृष्टि विस्तार है इसका। और यहाँ से ये किरणें जो है हमारी अपवर्तित होकर के रेटिना पर फोकस हो जाती है। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न कई बार मालूम कर लिया है, इसे याद कर लेना आपको। बात करते हैं नेत्र दंड और शंकु। ये क्या चीज़ है भाई? जो हमारा रेटिना होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, रेटिना पर प्रकाश तंत्रिकाओं का बहुत बड़ा जाल होता है। इसमें बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं। इस रेटिना पर जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं उसमें दो प्रकार की प्रकाश तंत्रिकाएं या सेल्स होती हैं, जिसे नेत्र दंड और नेत्र शंकु के नाम से जानी जाती हैं। एक सेल होती है बेलनाकार, जिसे हम दंडाकार बोल देते हैं। दूसरी होती है शंकुआकार, शंकु के आकार की। बेलनाकार आप आकृति जानते हैं, लंबी लंबी आकृति, ठीक है, इस प्रकार से। और शंकु आप जानते हैं कोन टाइप की, ठीक है। तो इस प्रकार की सेल्स होती हैं। जो दंडाकार सेल्स होती हैं ये हमारे नेत्र लेंस में प्रकाश के प्रति सुग्राहिता को दर्शाती हैं। दोबारा सुन लेंगे, जो बेलनाकार सेल्स हैं रेटिना पर, ये प्रकाश के प्रति सुग्राहिता को दर्शाती हैं, अर्थात ये प्रकाश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। और जो शंकुआकार मैंने आपको बताई, ये प्रकाश में उपस्थित जो रंग होते हैं, छिपे हुए होते हैं या वस्तु के रंग हमें देखने में सहायक होते हैं, उसके लिए ये शंकुआकार हमारे रेटिना पर प्रसारित होती हैं। यदि किसी वजह से इन सेलों में कमी आ जाती है तो हमारे नेत्र लेंस नहीं, रेटिना पर गलतियां या भ्रांति उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे हमारे दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगते हैं। अब यहाँ पर हम रेटिना से संबंधित तो बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम लेंस से संबंधित बात करेंगे, अर्थात क्रिस्टल लेंस से संबंधित बात करेंगे, इस नेत्र लेंस से। तो हम इसके आधार पर बात करेंगे दोषों की। किंतु उससे पहले जो मैं शंकुआकार और बेलनाकार ये सेल्स बताई हैं, इनका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, जरा और थोड़ा विस्तार से पढ़ लेंगे। आपने मनुष्य अर्थात हम अपनी बात कर रहे हैं, हम मनुष्य की। तो मनुष्य में हमने केवल दो प्रकार की सेल्स बताई, बेलनाकार और शंकुआकार। बेलनाकार आपके प्रकाश के प्रति सुग्राही है और जो शंकुआकार है वो रंगों के विभेद करने में या रंगों के लिए जानकारी के लिए प्रभावी होती हैं। इसलिए मनुष्य को केवल इन दो प्रकार के सेल से युक्त रेटिना प्राप्त होता है। बात करते हैं मुर्गे की। आपने कभी ये सोचा है कि मुर्गा सुबह जल्दी उठ करके बांग देता है और शाम के समय में जल्दी सो जाता है? कभी सोचा नहीं होगा। अब आज सोचने की कोशिश कीजिए, इसका रिजल्ट आपके पास केवल इन्हीं दो प्रकार की सेल्स के बारे में मिल जाएगा। जो प्रकाश के प्रति सुग्राही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको याद रहना चाहिए, ये प्रकाश के लिए और ये रंगों के लिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो मुर्गा क्या करता है? तो मुर्गा के नेत्र में जो सेल्स होती हैं, ये प्रकाश के प्रति जो सेल्स होती हैं, बेलनाकार सेल्स कम होती हैं मनुष्य की अपेक्षा और रंगों के लिए काफ़ी होती हैं। तो उसको जो है जैसे ही सुबह तेज प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसकी आंखों पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है और वह उठ करके बांग देना प्रारंभ कर देता है, अर्थात उसके लिए वह सुबह हो जाती है। और जब शाम के समय ये प्रकाश किरणें कम हो जाती हैं, सूरज छिपने लगता है, तो ये तुरंत ही अपने को विश्राम अवस्था में ला देता है। इसीलिए इन प्रकाश के प्रति सेल्स की कमी के कारण ही यह नियत समय पर अपना उठना
और नियत समय पर सोना प्रारंभ कर देता है, और इसीलिए कहते हैं कि मुर्गे की बांग हो गई, सुबह हो गई। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मधुमक्खी की बात करते हैं। तो मधुमक्खी की बात करते हैं। मधुमक्खी में हमारी नेत्र लेंस में या मुर्गे के नेत्र लेंस में या रेटिना पर उपस्थित जितने भी नेत्र लेंस, हम केवल रेटिना की बात कर रहे हैं, तो रेटिना पर उपस्थित जो सेल्स हैं, इनके अलावा एक प्रकार की सेल्स और होती हैं जो परावैंगनी प्रकाश की किरणों के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो मधुमक्खी में विशेष प्रकार की सेल्स जो है परावैंगनी किरणों को पहचानने के लिए और उनसे अवेयर रहने के लिए होती हैं। तो अब बात करते हैं दृष्टि दोष की। अब हम दृष्टि दोष की बात करते हैं। तो दृष्टि दोष मतलब देखने में कमी। ठीक, अब हम इसी बात से इसी परिभाषा बना सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को निकट की या दूर की, निकट की या दूर की वस्तुओं को देखने में दिक्कत महसूस होती है या उनका प्रतिबिंब नेत्र रेटिना पर सही प्रकार से नहीं बनता है, धुंधला बनता है, अस्पष्ट बनता है, तो उस व्यक्ति की आंख में दृष्टि दोष होता है। ये दृष्टि दोष चूंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, इसलिए हम केवल प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर इन दोषों को पढ़ने वाले हैं। ये दोष 3 प्रकार के मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर चित्र बनाया था, तो आपको इस चीज़ को याद करने के लिए क्या ध्यान रखना है, जो दोष होगा वो साफ साफ दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दोबारा सुन लेंगे, जो दोष होता है वह साफ साफ दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। अगर निकट दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, अर्थात 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और उससे दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। अब इस दोष की बात करें तो ये दोष कब होता है ये भी पता होना चाहिए। ये दोष हमारे किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। ये 10 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए इस समय बच्चों को अपने खान पीन पर अधिक ध्यान देना चाहिए और पढ़ते समय पुस्तक को उचित दूरी पर रखना चाहिए, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? जो आपका निकट बिंदु है उसी बिंदु की दूरी नेत्र लेंस से जो होती है वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यह दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए निकट बिंदु से लेंस के जो बीच की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु को हम दिखाते हैं। उस बिंदु की दूरी को ही हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अर्थात इस बिंदु पर रखी वस्तु हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। अब निकट दृष्टि दोष में निकट वस्तु साफ, दूर की खराब। अब ये दोष किस कारण उत्पन्न होता है ये भी समझने वाली बात है। और मैं इस दोष की बात करता हूं तो निकट मतलब निकट किरणें मिल जाना, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस से रेटिना से पहले मिल जाती हैं। और कब मिलती हैं? क्योंकि निकट के तो स्पष्ट है तो निकट से तो चलने वाली किरणें सीधे रेटिना पर मिल जाएंगी, किंतु जो अनंत से आने वाली किरणें हैं वह क्या होती हैं? अपनी स्थिति से हट जाती हैं और रेटिना से पहले मिल जाती हैं। इस स्थिति में हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और जब किरणें पहले मिल जाएंगी तो हमें एक किस प्रकार का इसमें संशोधन करना पड़ेगा, हमें इस दोष को खत्म करने के लिए किस प्रकार का लेंस चाहिए ये सोचने की बात है। जब किरणें रेटिना से पहले मिल रही तो हमें एक इस प्रकार का लेंस चाहिए जो कि किरणों को प्रसारित कर दे और रेटिना तक पहुंचा दे। और मैंने आपको बताया था एक ऐसा लेंस जो अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को अपने में से अपवर्तन करने के पश्चात प्रसारित या बखेर देता है, वह लेंस होता है अवतल लेंस। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में हम उचित फोकस दूरी के या उचित क्षमता वाले अवतल लेंस को लगाकर उस व्यक्ति के दोष को, निकट दृष्टि दोष को समापन कर सकते हैं, अर्थात समाप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है ये समझने वाली बात है। भाई जैसे स्पष्ट है दूर दृष्टि दोष, मैंने कहा जो दोष होगा वो साफ दिखाई देगा, ये याद करने की ट्रिक है। तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, अर्थात अनंत से आने वाली किरणें हमें रेटिना पर बिल्कुल फोकस हो जाएंगी लेंस से अपवर्तन के पश्चात। किंतु निकट की बिंदु से चलने वाली किरणें हमारे लेंस पर अपवर्तन होने के पश्चात रेटिना पर ना पहुंचेंगी, उससे आगे निकल जाएंगी। दूर दृष्टि दोष अर्थात निकट बिंदु अपने स्थान से हट करके क्या करता है, थोड़ा सा पीछे हट जाता है, जिससे चलने वाली किरणें रेटिना से आगे पहुंच जाती हैं, अर्थात रेटिना के पीछे पहुंच जाती हैं, पीछे मिलती हैं। जब रेटिना पर बिंदु किरणें नहीं मिली तो क्या हुआ, चित्र स्पष्ट नहीं बनेगा।
अस्पष्ट बनेगा। तो इस स्थिति में इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तुएं तो खराब, दूर की साफ। ध्यान रहेंगे। चलिए, अब ये दोष हमें निवारण के लिए क्या चाहिए? निवारण के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि इन किरणों को पहले ही फोकसित कर दे और रेटिना पर ला दे। तो हमें आपको बताया था एक ऐसा लेंस जो कि अपने में से गुजरने वाली किरणों को या समांतर किरणों को गुजरने के पश्चात क्या करता है, जल्दी फोकस कर देता है या निश्चित बिंदु पर फोकस कर देता है, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। तो हम दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस के उचित फोकस दूरी के लेंस से बना चश्मा लगाना चाहिए। अर्थात इस दोष को हम उत्तल लेंस, उचित क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करके, उत्तल लेंस के प्रयोग करके समापन कर सकते हैं। एक टॉपिक आता है जरा दूरदृष्टिता। नाम से स्पष्ट है, जरा और दूर दृष्टिता। जरा माने निकट के लिए, दूर के लिए, दृष्टिता देखने में बाधकता। स्पष्ट हो गया। अब स्पष्ट के बाद हमें याद करने में कोई परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस व्यक्ति के आंख में निकट की वस्तुएं या दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात उसकी आंख में एक साथ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही हो जाते हैं, उन दोष को हम जरा दूरदृष्टिता के नाम से जानते हैं। और ये दोष क्यों उत्पन्न होता है ये भी पता होना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति की अधिक उम्र होती चली जाती है, उसके रेटिना पर उपस्थित जो सेल्स होती हैं वो भी गड़बड़ होने लगती हैं। और साथ साथ जो हमारे नेत्र लेंस की बात कर रहे हैं हम सबसे मुख्य रूप से, क्योंकि हम जहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे वो नेत्र लेंस से संबंधित अधिक बात पढ़ने वाले हैं, तो जो नेत्र लेंस का लचीलापन होता है वह समाप्त हो जाता है। पक्षमाभिधि जो पेशियाँ होती हैं वो भी शिथिल पड़ जाती हैं। जिस प्रकार से हमारे लेंस की जो अकोमोडेशन पावर है, समझन क्षमता है, वह दुर्बल या क्षीण हो जाती है। इसी वजह से वह निकट की और दूर की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए तत्पर नहीं रह पाता, अर्थात लेंस शिथिलता में आ जाता है। इसी वजह से क्रिस्टल लेंस उन वस्तुओं के निकट की और दूर के लिए से चलने वाली किरणों को ठीक प्रकार से रेटिना पर नहीं पहुंचा पाता है, अर्थात फोकस नहीं कर पाता है। इसी कारण ये दोष उत्पन्न होता है। अब इसके लिए एक द्विफोकसी लेंस होते हैं। ठीक, द्विफोकसी लेंस में एक भाग उत्तल होता है, एक अवतल होता है। लेंस को प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार के दोष को समापन किया जा सकता है। द्विफोकसी लेंस। चलिए, टॉपिक मैंने आपको बढ़ा कर बता दिया है। अब हमारे पास कोई टॉपिक ऐसा रहा जो कि हमारे सिलेबस में नहीं डाल रखा, किंतु हम पता होना चाहिए, क्योंकि हम आंखों के दोष पढ़ रहे हैं। अपवर्तन से समेत हमने आपको दोष बता दिए, किंतु अपवर्तन से अधिक हम और बताएंगे वर्णांधता, जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जैसे नाम से स्पष्ट है, कलर माने रंग, ब्लाइंड में से अंधापन, अर्थात रंगों में अंधापन। अब यहाँ रंगों में अंधापन की बात नहीं चलेगी, किंतु जिस व्यक्ति के नेत्र द्वारा रंगों में विभेद सही से नहीं हो पाता, उस व्यक्ति की नेत्र दोष में, उस व्यक्ति नेत्र में वर्णांधता का दोष पाया जाता है। यह दोष जन्मजात होता है, अर्थात माता पिता से ये गॉड गिफ्ट होता है। यदि किसी वजह से ये माता पिता में ये रोग व्याप्त है तो बच्चे में भी इसके आने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अबिंदुकता की। अबिंदुकता क्या होती है भाई? अबिंदुकता होता है किसी बिंदु से, चाहे निकट का हो दूर का हो, फोकसित बिंदु से चलने वाली किरणें रेटिना फोकस तो नहीं हो रही हैं, साथ ही साथ रेटिना भी खराब है। और इस प्रकार के अबिंदुकता दोष में व्यक्ति के लिए क्षैतिज रेखाओं और समांतर रेखाओं में, क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में, अर्थात चेक की शर्ट में ठीक प्रकार से रेखाओं का, क्षैतिज रेखाओं का ज्ञान होना बड़ा असंभव होता है। वह अपने आप को थोड़ा सा परेशान सा महसूस करता है कि किस प्रकार की लाइनों को मैं वर्णन करूं, अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में या चेक की शर्ट में उनको पहचानने में, इन रेखाओं का वर्णन करने में दिक्कत होती है। अब बात करते हैं मोतिया बिंद की बात करते हैं। ये मोतिया बिंद क्या होता है? जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है, उसके नेत्र के लेंस पर उपस्थित जो पक्षमाभिधि वो पेशियाँ होती हैं, वे जो है थोड़ा थोड़ा धुंधला पड़ने लगती हैं। उन पर एक काला या सफ़ेद प्रकार का धब्बा पड़ जाता है, जिस प्रकार से बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें स्पष्ट रूप से रेटिना पर अपवर्तन के पश्चात, लेंस अपवर्तन के पश्चात रेटिना तक फोकस नहीं पाती हैं, जिससे चित्र धुंधला दिखाई देने लगता है। इसका निवारण शल्य चिकित्सा द्वारा, अर्थात डॉक्टरी सहायता के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। अब ये तो आपका आंख से संबंधित टॉपिक मैंने आपको बता दिया है और इसका हर एक टॉपिक विद चित्र मैंने आपको PDF में भेज दिया है। अब अगला करें प्रिज्म की बात करते हैं। ये थोड़ा टॉपिक अब
अलग हट के जाएगा, किंतु प्रकाश से संबंधित है, इसलिए मैं इस टॉपिक को अलग से बता रहा हूं। देखिए, मैं टॉपिक जोड़ रहा हूं प्रिज्म का। प्रिज्म क्या है बच्चों? एक हमारे पास कांच की प्लेट है और मैंने इस प्लेट को त्रिकोण में ले लिया है, ठीक। अब इस प्लेट को मैंने एक इस प्रकार की प्लेट और ले ली है, ठीक है। मैंने इनको थोड़ा सा आगे पीछे ले लिया है और मैंने इन कांच की प्लेटों को कॉर्नर से मिला दिया है, कॉर्नर टू कॉर्नर। तो ये कुछ आपको ठोस आकृति बनती हुई दिखाई देगी। ये ठोस आकृति क्या है? प्रिज्म है। इसमें एक समतल पृष्ठ होता है और उस पर झुकी हुई समतल सतह होती हैं जो कि एक त्रिकोणा ठोस आकृति बना लेती हैं, और इस अवस्था को बोलते हैं प्रिज्म। और प्रिज्म में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, ये बहुत कॉमन बात है और मुख्य बात है। इसे एक इसका आकार हम और रूप से बना सकते हैं। किस प्रकार से, देखेंगे ध्यान से। आपने एक त्रिकोणीय आकृति ले ली और एक त्रिकोणीय आकृति आपने नीचे और ले ली, फिर आपने इन कोनों को दोबारा से मिला दिया। ये साइड से चित्र है, ये बिल्कुल सम्मुख सा चित्र है। नीचे समतल है और सामने ये समतल प्लेट है, झुकी हुई है किसी कोण पर। जिस कोण पर झुकी होती है उस कोण को बोलते हैं हम अपवर्तन या अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण, ठीक। ये चाहे हम अपने न्यूमेरिकल्स में ए से शो करेंगे, ये आपको याद रखना। जो पटल है, सतह है, वो सतह है हमारी अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगी। जो सतह दूसरी सतह से मिल रही है और एक किनार अर्थात साइड बना रही है, उस साइड को बोलेंगे अपवर्तक कोर, ठीक। तो हम इसमें अपवर्तन कोण की बात करते हैं, एक कोण यहां पर है, ठीक। कोर ये है और सतह ये है, पृष्ठ जिसे बोल देते हैं, आधार जिस पर ये रखा हुआ है, ठीक। तो हमने प्रिज्म, और प्रिज्म का ये साइड चित्र है, ये सम्मुख चित्र है। हम अपने क्वेश्चंस में या अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, बार बार इस प्रकार का प्रिज्म नहीं बनाएंगे। केवल परिभाषा आएगी तो केवल प्रिज्म इस प्रकार बनाएंगे। यदि हमें क्वेश्चन करना है या किसी प्रकार का न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो हम केवल इसका प्रारूप बनाएंगे, केवल त्रिकोणा त्रिभुज के अनुसार, इस प्रकार से। इसी को हम प्रिज्म मानेंगे। प्रारूप इसका ये रहेगा, वर्णन आपका ये रहा, ठीक है। अब प्रिज्म का हमने यह टॉपिक क्यों लिया? प्रिज्म का हमने टॉपिक इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि हमारे प्रकाश से अपवर्तन की घटना प्रिज्म से बहुत ज़्यादा अचंभित होती है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होती है। तो हम इस घटना को पढ़ने वाले हैं। ऐसे कौन सा एडवेंचरस हमारे पास आने वाला है? देखिए, हमने टॉपिक ले रहे हैं प्रिज्म का विचलन। तो मैंने आपको बताया था, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित क्यों होती है? विरल से सघन में जा रही है, ये सघन से विरल में जा रही है। तो प्रकाश की किरणों का माध्यम में उपस्थित कणों से टकराने के पश्चात प्रकाश की गति में थोड़ी सी विभेद होता है, अंतर आ जाता है। इसी वजह से ये प्रकाश अपवर्तन की घटना घटती है, ठीक। इसी वजह से हम बात पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक प्रकाश किरण हमने यहाँ पर इसमें गुजारी। बाहर वायु है और अंदर कांच है, आप जानते हैं, ये कांच का ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये सीधी जानी चाहिए थी, किंतु ये भी आपको पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। यदि मैं यहाँ पर एक अभिलंब खींच देता हूँ तो ये अभिलंब खींच गया, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो ये झुकेगी और ये त्रिभुज के आधार की ओर इसका मुख हो जाएगा। फिर दोबारा बात करते हैं हम बात की, तो हमने इस पर एक अभिलंब और डाल दिया, ठीक। और आपको ये भी पता है कि जब सघन से विरल में जाएगी तो फिर क्या होगी? यहाँ झुक रही थी, यहाँ दूर हट जाएगी। ये सीधी जानी चाहिए थी, सीधी ना जाकर के क्या हुई है? दूर हटती है। अभिलंब यहाँ पर, इससे दूर हट जाएगी इस तरह से। तो ये प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की घटना है। प्रकाश की किरण का प्रिज्म से गुजरकर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस टॉपिक में एक टॉपिक और बढ़ने वाला है, विचलन कोण, अर्थात अपने मार्ग से किरण के हटने पर कितना कोण बना।
अब ये किस प्रकार से बना, ये हमें पहचानने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। जो किरण हमने अंदर एंटर कराई उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण निकल कर आई है वो निर्गत या अपवर्तित किरण हो गई। ज्यों ही हम आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे, जैसे चलती आ रही थी यहां पर ये, और अपवर्तित किरण को पीछे की ओर निकालेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक कोण बनाएंगे अंदर की ओर से, आधार की ओर। जो कोण बनाएंगे उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। इसको डेल्टा से शो करते हैं। ये डेल्टा का साइन इस प्रकार है, आपको याद रखना है, डेल्टा, ठीक। और विचलन कोण आपका ये हुआ। अब होता अल्पतम विचलन कोण। ये डेल्टा कोण जो है किसी प्रकाश के रंग के लिए और निश्चित आपतन कोण के लिए न्यूनतम होता है, ठीक। उस न्यूनतम कोण के लिए हम बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम। और डेल्टा एम की वैल्यू जो होती है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक में से जो रिलेशनशिप होता है वो अपवर्तक कोण के लिए भी होता है। इस प्रकार होता है, अल्पतम विचलन कोण बराबर n-1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है, ए आपका अपवर्तक कोण है, और n है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ओके, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको इसके फॉर्मूले को प्रूवमेंट करने के लिए भी आपको कहा जाएगा, ठीक है। अब प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद करना है, प्रूवमेंट नहीं करना है। तो हम फॉर्मूला बता देते हैं, यहाँ देखेंगे। प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला है। ये न्यूमेरिकल आपका आता है, इस फॉर्मूला याद करना, इस पर एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। 2 नंबर तक का न्यूमेरिकल मालूम कर लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं बण विक्षेपण तथा रंगों का स्पेक्ट्रम। बण विक्षेपण क्या होता है, जैसे हमने अभी आपको प्रिज्म पढ़ाया, प्रिज्म से संबंधित आपका यहाँ पर बण विक्षेपण होता है। बच्चों एक बात याद रखनी है आपको कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग छिपे हुए होते हैं, ठीक। अर्थात सूर्य के प्रकाश में 7 रंग छिपे होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं किंतु मुख्य रूप से 7 ही दिखाई देते हैं, ठीक है। हम 7 रंगों की बात करेंगे केवल। तो जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपवर्तित होने के पश्चात आगे निकलने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और ये 7 रंगों को हम यहाँ शो कर रहे हैं। और श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में बंटने की घटना को बण विक्षेपण कहते हैं। और इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं या रंगों का स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम अलग है, बण विक्षेपण अलग है। प्रश्न क्या मालूम कर रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न क्या कह रहा है ये देखना पड़ेगा, तब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। यदि उसने बण विक्षेपण मालूम किया है तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से 7 रंगों में बंटने की घटना को बण विक्षेपण कहते हैं। यदि वो स्पेक्ट्रम मालूम कर रहा है तो समझ लीजिए वह 7 रंगों के समूह की बात कर रहा है, या यहाँ पर 7 रंगों के समूह की बात चल रही है। किंतु जब अगली कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर स्पेक्ट्रम का मतलब रंगों के समूह से है। और आगे विभिन्न प्रकार के श्वेत पट्टी और काली पट्टी संबंधित आप पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, और काफ़ी स्पेक्ट्रम को मिलने वाले हैं फर्स्ट ईयर और इंटर में। तो हम केवल यहाँ पर अपने सिलेबस में केवल प्रकाश के अपवर्तन से प्राप्त स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। और इस स्पेक्ट्रम में 7 रंग कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। इसको याद करने का एक क्रम है, वो मैं देता हूँ। BIBGYOR, बिबग्योर, BIBGYOR। बिबग्योर क्या होता है? B for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। मतलब बैंगनी, इंडिगो जम्मू के नीला होता है, ब्लू नीला होता है, G ग्रीन हरा होता है, Y येलो पीला होता है, O for ऑरेंजी नारंगी होता है, और R for रेड होता है।
तो ये 7 रंगों का समूह हमारे पास इस पर्दे पर दिखाई दे रहा है और इसको बोलते हैं बर्ण विक्षेपण। इस घटना को बोलते हैं बर्ण विक्षेपण। ये श्वेत प्रकाश है, ओके। अब स्पेक्ट्रम भी हो गया, हमारा श्वेत प्रकाश का बर्ण विक्षेपण भी हो गया। अब वर्तनांक का कारण बताते हैं। भाई वास्तव में ये घटना क्यों घटी? यदि इस प्रश्न का जवाब दिया जाए कि भाई श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरा तो 7 रंगों में बढ़ गया, मैं आपसे प्रश्न मालूम करता क्यों घटी। तो इस बात को ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रकाश है, प्रकाश के श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग व्याप्त हैं, मैंने आपको बताया। इन विभिन्न प्रकार के रंगों की चाल अलग अलग होती है, ठीक, तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। तो हम इन तरंगदैर्ध्य के अलग होने के कारण दोबारा सुनेंगे, श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग व्याप्त हैं इनकी तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है और इनकी तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण क्या होता है, इनके बर्ण विक्षेपण की घटना घटती है और अपवर्तनांक का कारण भी प्रकाश का रंग ही होता है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का जो वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम में मालूम कर लिया गया है, ये हमेशा याद रखें। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक। अभी अपवर्तनांक का मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये बात समझने वाली बात है, जरा देखेंगे ध्यान से। देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं तो हमें दिखाई दिया प्रकाश की किरणें जो है, यहाँ से चलने वाली जो किरणें थी, ठीक, वो किरणें बढ़ती रह गई हैं। मैंने यहाँ पर 7 घेरे बनाए हैं ताकि आपको 7 रंगों के बारे में पता चल जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है नहीं। तो हमने ये 7 रंगों को हमें शो कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए 7 रंग हैं। तो जितना जो रंग सबसे प्रिज्म के आधार की ओर झुक रहा है, अर्थात अपने मार्ग में अधिक विचलन कर रहा है, वह मार्ग में उपस्थित कणों से सबसे ज्यादा टकराया होगा, उसकी गति कम हुई होगी, जिसकी वजह से वह आधार की ओर मुड़ गया है, अर्थात इसका वर्तनांक सबसे ज्यादा है। अब जो प्रकाश की किरण अपवर्तन होने के पश्चात सबसे ऊपर की ओर बट गई है, अर्थात ऊपर की ओर गई है, इसका मतलब यह है कि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, ये मार्ग में आने वाले कणों से कम टकराया है और यह आधार से ऊपर की ओर चलता चला गया है। सबसे ऊपर है लाल रंग। तो हमने इस चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक जो विचलन हुआ वो बैंगनी रंग का हुआ है और सबसे कम जो विचलन हुआ वो लाल रंग का हुआ। इन दोनों घटनाओं पर आधारित जो प्रश्न आने वाला है वो आता आपका इंद्रधनुष। तो आपने जगह इंद्रधनुष देखा होगा, तो इंद्रधनुष में सबसे नीचे होता बैंगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, ठीक है। तो रंगों का इंद्रधनुष भी इस बर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। किस प्रकार से होता है, एक बूंद होती, मान ली जैसे बूंदाबांदी हो रही है, ये भी पता होना चाहिए इंद्रधनुष कब हमें दिखाई देता है। हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, बादल छाए हुए हो, सूर्य के प्रकाश अचानक किसी बूंद से तिरछी जाकर के प्रवेश हो, ठीक, थोड़ा बढ़ती जाएगी और जब ये इसमें से अपवर्तन होकर बचा निकलेगी तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, BIBGYOR, इस प्रकार से बढ़ जाती है और 7 रंगों में बटना ही आपका इंद्रधनुष की घटना को दिखाता है। टिंडल प्रभाव की बात करते हैं, इसमें टॉपिक आएगा टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, मैं पीछे बता चुका था। टिंडल प्रभाव होता है यदि हम कभी वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन या निलंबन की बात करते हैं, तो अंधेरे कमरे में यदि हम वास्तविक विलयन में से प्रकाश किरण गुजारें तो कोई चमकीला पदार्थ नहीं दिखाई देता बीकर में। यदि हम कोलाइडी या निलंबन कणों में से या विलयनों में से या मिश्रणों में से प्रकाश किरणों को गुजारते हैं अंधेरे कमरे में रख करके, तो चमकीला शंकु दिखाई देता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव बताते हैं, कहते हैं। ये प्रोफेसर टिंडल ने बताई थी, ये घटना मैं आपको पीछे पढ़ा चुका था, किंतु यहाँ क्यों पढ़ाई ये मैं बताता हूँ। जब कोहरा होता है, कोहरे में अचानक सूर्य निकलता है तो पेड़ों के छाया की ओर से बहुत तेजी से हमें धुंधली पट्टी, रोशनदान जैसे पट्टी हमें दिखाई देने लगती है, वो टिंडल प्रभाव के कारण ही होती है। माध्यम में कण उत्पन्न रहते हैं फोग में और जब प्रकाश पड़ता है इनसे तो प्रकटित हो जाते हैं, वह मार्ग हमें चमकीला दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए कोहरे के समय अचानक जब धूप निकलती है तो हमें धुंध
की लंबी पट्टी दिखाई देने लगती है। तारों का टिमटिमाना क्या होता है, ये समझते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन एक घटना है, वायुमंडल का अपवर्तन। अपवर्तन कैसा होगा भाई, सूर्य से प्रकाश आएगा, वायुमंडल मतलब हमसे ऊपर तक जाने वाली जो किरणें हैं, वो जो परतें हैं, विभिन्न परतें होती हैं वायुमंडल की, ठीक। और वायुमंडल में जो परतें हैं, इन परतों की मोटाई कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम होती हैं। इस बात को आप यहाँ देखेंगे। पहले मान लिया आप ये पृथ्वी पर हैं और यहाँ पर परतें हैं, कुछ पतली हैं, कुछ मोटी हैं, कुछ इस प्रकार से बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पर एक कोई घटना है, हमारे लिए घटना के लिए हम पढ़ रहे हैं स्टार, शून्य एक तारा है। तो तारे से चलने वाला प्रकाश जब यहाँ पर आएगा, हमने आपको बताया था जैसे प्रकाश चलता है तो अपने माध्यम में अपनी दिशा अपनी गति बदलता है कणों से टकराने के कारण। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो किरणें चलेंगी प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और आप यहाँ पर होंगे तो धीरे धीरे अपवर्तित भी प्रकाश होगा। अपवर्तन नहीं दिखा रहे हैं प्रकाश से ज़्यादा, हम केवल बात कर रहे हैं प्रकाश की। तो जब प्रकाश यहाँ चलेगा तो इन किरणों, इन पट्टियों से गुजरने पर, जहाँ अधिक पट्टी मोटी है वहाँ पर प्रकाश की गति धीमी हो जाएगी, जहाँ मोटाई कम है वहाँ पर तेज हो जाएगी। जब प्रकाश कम और तेज हमारी आंखों तक पहुँचता है तो हमें ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, ठीक। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें प्रकाश में तारा हमें टिमटिमाता दिखाई देता है। सीधा आंसर क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अब प्रकाश का रंग, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये बात पढ़ने वाली बात है, बहुत मुख्य बात है, कई बार मालूम कर ली गई है बोर्ड में। तो बच्चों, जो हमने अभी विज्ञान आपको पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि जो नीचे बैंगनी रंग है वो लाल रंग के अपेक्षा सबसे ज़्यादा आधार की ओर मुड़ता है, अर्थात ज़्यादा अपवर्तनांक इसका है, या फिर मालूम ज़्यादा प्रकीर्णित भी होता है। अब प्रकीर्णन से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, लॉर्ड रेले का नाम, पर उससे पहले टॉपिक पढ़ लीजिए पूरा, अब अगली बार बाद में बताऊँगा। तो जो आकाश रंग नीला क्यों होता है, जैसे ही प्रकाश, सूर्य प्रकाश वायुमंडल में व्याप्त होता है और आकाश ज़्यादा साफ होता है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा 10 से 16 गुना अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से सारा बैंगनी और नीले रंग का प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, और ये फैला हुआ प्रकाश हमें नीले रंग में दिखाई देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आकाश का रंग नीला होता है, सिंपल सी बात है। अब खतरे का सिग्नल लाल क्यों बनाया था, ये भी पढ़ने वाली बात है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई। मैंने आपसे कहा कि मार्ग में जितने कणों से टकराने वाले प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश हैं, अपने कणों से टकराने के पश्चात उनकी गति बढ़ती घटती है। तो लाल रंग अपने मार्ग में आने वाले कणों से कम टकराता है, अर्थात इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इसीलिए ये अधिक दूरी तय कर लेता है, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। यदि इसके अलावा किसी और खतरे का सिग्नल बनाया जाए किसी और रंग का, तो वह अपने मार्ग में कम दूरी तय करेगा। प्रेक्षक व्यक्ति जब, अर्थात जो कोई गाड़ी चलाने वाला या किसी और व्यक्ति अपने आगे गंतव्य मार्ग पर जा रहा है और अचानक खतरा दिखाई दे जाएगा और वह लाल रंग का नहीं होगा, तो वह अपनी जो बीच की बचाव दूरी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हादसे का शिकार हो जाएगा। लाल रंग बनाने खतरे का सिग्नल क्या फायदा है, वह अपनी दूरी अधिक ले करके अपने जीवन को बचाव कर सकता है और दूसरे को बचा सकता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। अब बात मैंने आपको बताई थी कि प्रकाश का प्रकीर्णन वाली बात, तो बच्चों ये काम की बात है, तो सुन लेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत से धूल के कण होते हैं, सल्फर ऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सल्फर, और बहुत सारे कण भी होते हैं धूल के। जब प्रकाश किरणें कणों से जाते हैं तो ये कण इनसे टकराते हैं, प्रकाश किरणों से टकराते हैं, और ये प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। प्रकाश की किरणों का माध्यम में उपस्थित कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और ये घटना लॉर्ड रेले नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, इसीलिए इसको रेले का प्रकीर्णन का नियम या सिद्धांत भी कहते हैं। बच्चों, ये मैंने आपको ये बात बताई, जितने भी आकाश का नीला रंग है या मैंने आपको बताई खतरे का सिग्नल है, इसमें बहुत हद तक ये लॉर्ड रेले का सिद्धांत लागू होता है। अब हमने जो आपको टॉपिक बताया वह टॉपिक हाई स्कूल के लेवल से भी और थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बता दिया है। इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स का पार्ट आपको एक और मिलेगा, वो न्यूमेरिकल हम अगले टॉपिक में जोड़ेंगे। आप इस प्रकार से 11वां चैप्टर थ्योरी के रूप में पूरा हो जाता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इसका प्रसार कीजिए। कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा का जितना प्रसार करेंगे आपके लिए भी लाभकारी होगा और अध्यापकों के लिए भी बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू।